मैं शिव कुमार मंडल जेआरएस कॉलेज जमालपुर मुंगेर से ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला के दूसरे अध्याय में बीए पार्ट 1 के हिंदी के छात्र छात्राओं के लिए आज साहित्य अध्ययन की दृष्टियाँ अथवा आलोचना पद्धति पर विचार करेंगे। पिछले वर्ग में मैंने बताया था कि आलोचना का स्वरूप क्या है और आलोचना के तत्व और उसके उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला था। आज के वर्ग में साहित्य अध्ययन की विभिन्न दृष्टियों पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि विदित है कि आलोचना की मुख्यतः दो पद्धतियां होती हैं, एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक आलोचना पद्धति शास्त्रीय समीक्षा पद्धति कहलाती है। इसमें साहित्य के स्वरूप, लक्ष्य आदि का विवेचन करते हुए प्रसिद्ध रचनाओं के आधार पर सिद्धांत और नियमों का निर्धारण किया जाता है, जबकि व्यवहारिक आलोचना पद्धति में प्रयोगात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। वहाँ व्यवहारिक आलोचना पद्धति होती है। मैं मुख्यतः 4 पद्धतियों का यहाँ वर्णन करूँगा। एक है ऐतिहासिक आलोचना पद्धति, दूसरा मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति, तीसरा समाजशास्त्रीय आलोचना पद्धति और चौथा शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति। एक एक कर इस पर अपना विचार देंगे। ऐतिहासिक आलोचना पद्धति में इतिहास जो है वह प्रधान होता है। इसका अर्थ यह है कि इतिहास से संबंधित समालोचना अथवा इतिहास पर आधारित समालोचक जब समालोचना करता है तो वह ऐतिहासिक आलोचना कहलाता है। इस विषय में डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने विस्तार से विचार किया है। उनके अनुसार युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य तथा साहित्यकारों की आलोचना ऐतिहासिक समालोचना कही जाती है। यह समालोचना साहित्य को जन्म देने वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करती है। इसमें कृति का महत्व उस युग विशेष के संदर्भ में देखा जाता है जिसमें उसकी रचना हुई है। इसमें कवि और उसकी कृति दोनों के प्रति न्याय होता है, क्योंकि साहित्यिक मूल्य भी मानव धारणाओं के अनुरूप ही परिवर्तित होते रहते हैं। हो सकता है कि कोई कृति आज के लिए विशेष महत्वपूर्ण न हो, पर अपने समय के लिए उसका मूल्य था। इसे परखना ऐतिहासिक समालोचना का ध्येय होता है। इस संदर्भ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये 2 समालोचक हुए जिन्होंने ऐतिहासिक आलोचना पद्धति पर ही अपनी आलोचना प्रस्तुत की। काव्य की ऐतिहासिक समीक्षा अथवा आलोचना वास्तव में पश्चिम की देन है। वहाँ इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया कि कवि अथवा साहित्यकार ने किन परिस्थितियों में इस प्रकार की रचना की। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की प्रशंसा और रीतिकाल की निंदा की जाती है। यदि इनकी ऐतिहासिक समीक्षा की जाए तो इस प्रकार की भावना असत्य सिद्ध होगी। भक्ति काल के कवि साधु संत थे, उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। वे साधारण जनता से मांगकर अपनी आवश्यकता पूरी करते थे। वे किसी राजा, बादशाह या सामंत के चाकर नहीं होते। इसके विपरीत रीतिकाल के लगभग सभी कवि किसी न किसी राजा, सामंत, बादशाह या संपन्न व्यक्ति के आश्रय में रहते थे और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें अपने कामुक और खुशामद पसंद आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना करनी पड़ती थी। वास्तव में बात यह है कि युग के अध्ययन अर्थात इतिहास के आधार पर, अतीत के आधार पर किसी काव्य कृति का अध्ययन करना तथा उसे समझने का प्रयत्न करना
एक बात है और उसका ऐतिहासिक मूल्य हो और फिर भी उसमें काव्यगत दोष हो। साहित्य के इतिहास में किसी काव्य कृति का इसलिए मूल्य आंका जा सकता है कि उसमें साहित्य के विकास में कुछ योग दिया है या उसने युग जीवन की व्याख्या की है, इसके लिए हम उसकी अत्यधिक प्रशंसा कर सकते हैं। परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिए कि काव्य की वास्तविक कसौटी पर यह कृति कहाँ तक खरी उतरती है। कहीं ऐसा न हो कि उसके ऐतिहासिक महत्व की स्थापना की धुन में हम यह देखना भूल जाएं कि उसका काव्योचित मूल्य क्या है। तो ऐतिहासिक आलोचना संपूर्ण आलोचना नहीं मानी जाती, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। बाद में अन्य पद्धतियां भी विकसित हुई। मनोवैज्ञानिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति या साहित्य अध्ययन की ये मनोवैज्ञानिक आलोचना दृष्टि, इस आलोचना का आधार मनोविज्ञान होता है। इसमें आलोचक यह पता लगाता है कि इस रचना को आकार देते समय रचयिता अथवा कवि या साहित्यकार की मनोवृत्ति क्या रही थी। इस प्रकार की आलोचना के आरंभ करने का श्रेय पाश्चात्य आलोचक फ्रायड को जाता है। इसके विषय में डॉक्टर कृष्णदेव गौर ने विचार किया है। उनके अनुसार यह समीक्षा पद्धति मनोविज्ञान से अनुशासित होती है। इसमें कवि की कृति को समझने के लिए कवि के अंतर्जगत और उसके स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना होता है। इस पद्धति का समालोचक कृति को उसके रचयिता के व्यक्तित्व का प्रकाशन मानता है। आलोचक यह मानता है कि साहित्य की मूल प्रेरणाएं दमित वासना की अभिव्यक्ति, हीन ग्रंथियों से विमुक्ति, कुंठा, हताशा, निराशा आदि से पलायन तथा जीवन इच्छा का कारण है। वह भी मानता है कि इन सब के मूल में काम भावना विद्यमान है। अतः साहित्य की अंतर्वृत्तियों का प्रकाशन इस आलोचना का मूल लक्ष्य होता है। यह आलोचना पद्धति साहित्य को सामाजिक कर्म न मानकर वैयक्तिक कर्म मानती है और कर्ता के मन के संदर्भ में कृति का विश्लेषण और भावना करती है। मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति में कुछ दोष भी हैं। इसका दोष यह है कि कभी कभी कृति कर्ता की अभिव्यक्ति का प्रत्यक्ष प्रकार नहीं भी होती, अतः आलोचक भ्रांत अनुमान के कारण भ्रामक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभिव्यक्ति परोक्ष है या प्रत्यक्ष, यह कहना भी कठिन है। फ्रायड ने कुंठा और अतृप्ति को ही आलोचना का परिणाम माना है और उसका उदात्तीकरण नहीं किया गया है, यह कहना ठीक नहीं है। अतः मनोवैज्ञानिक समीक्षा पद्धति खतरे से खाली नहीं है। इस पर समीक्षक को बड़ा सतर्क होकर चलना चाहिए। अब हम तीसरी समीक्षा पद्धति पर विचार करेंगे। तीसरी समीक्षा पद्धति समाजशास्त्रीय आलोचना पद्धति है, जिसे हम प्रगतिवादी आलोचना पद्धति भी कह सकते हैं या इन्हें मार्क्सवादी आलोचना पद्धति भी कहा जा सकता है। इस आलोचना पद्धति में एक विचारक डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने बड़ी विस्तार से प्रकाश डाला है। उनकी मान्यता है कि इस समालोचना पद्धति का जन्म रूस के गोर्की, जिसे मैक्सिम गोर्की कहते हैं, के द्वारा माना जाता है। इसका आधार समाजवादी यथार्थ है। इस पद्धति में साहित्य को सामूहिक कर्म माना जाता है, जिसका उद्देश्य समाज की भौतिक कल्याण भावना है। यह समालोचना साहित्य के सामाजिक महत्व तथा प्रभाव का मूल्यांकन, निर्धारण तथा व्याख्या करती है। इसकी दृष्टि एकांगी होती है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत प्रतिभा, स्फुरन तथा आंतरिक कला पक्ष की उपेक्षा करके केवल सामाजिक तत्वों की ही परीक्षा की जाती है। इस प्रकार डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने समाजशास्त्रीय आलोचना पर प्रकाश डाला
एक दूसरे आलोचक हैं डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त, जिनके अनुसार मार्क्सवाद और साहित्य दोनों में संबंध स्थापित किया गया है। उनकी मान्यता है कि मार्क्सवाद ने कला और साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर समाजवादी यथार्थ की प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया। उसकी पक्की धारणा है कि कलाकार अपनी सामाजिक परिस्थितियों से कभी पृथक नहीं रहता, न ही रह सकता है। उन परिस्थितियों के फलस्वरूप ही विकास होता है। यदि कलाकार अपनी कल्पना और चेतना का सामाजिक व्यवस्था से अलग उपयोग करेगा तो वह वास्तविकता से नितांत भ्रामक रूप प्रस्तुत करेगा। कलात्मक प्रयत्न जितना अधिक वैयक्तिक होगा और आत्मपरक होगा, उतना ही अमूर्त और इसलिए नकारात्मक होगा। प्रगतिवादी समीक्षक की दृष्टि में काव्य मानव को भौतिक विकास की प्रबल प्रेरणा देता है। वह इसमें नवनिर्माण और क्रांति की वृद्धि करता है। बाह्य परिस्थितियों को विशेष महत्व देने के कारण इस पद्धति में ऐतिहासिक समीक्षाओं का विशेष स्थान प्राप्त है। इस समीक्षा प्रणाली की सीमाएं अति संकुचित हैं। हिंदी में डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव तथा प्रभाकर माचवे का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। चौथा जो आलोचना पद्धति है वह है शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति। हिंदी में शैली शब्द का प्रयोग स्टाइल के पर्याय के रूप में किया जाता है। अब तक शैली को भाषा के साथ जोड़कर भाषा शैली शब्द बनाया गया और उसका अर्थ भाषा के प्रयोग का ढंग अथवा भाषा के रूप के अर्थ में किया जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि सबकी लेखन शैली और भाषा एक प्रकार एक निश्चित रूप में होता है। व्यक्ति को उसकी शैली से पहचाना जा सकता है। इस आधार पर अंग्रेजी भाषा में एक कहावत प्रचलित है, स्टाइल इज द मैन। तात्पर्य यह कि मनुष्य या व्यक्ति स्वयं अपनी शैली होता है। शैली के रूप का विवेचन करते हुए एक विचारक ने लिखा कि शैली विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें शैली का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है। यूँ तो शैली शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया जाता है, जैसे भाषिक शैली, चित्र शैली, स्थापत्य शैली आदि, किंतु शैली विज्ञान का प्रतिपाद्य केवल भाषिक शैली ही है। इसमें साहित्यिक भाषा के प्रायः सृजनात्मक प्रयोगों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। वस्तुतः शैली की सत्ता वही होती है जहाँ भाषा का सामान्य से अलग प्रयोग होता हो। ऐसा प्रयोग जो सामान्य भाषा में सुलभ नहीं है, इन्हीं प्रयोगों का अध्ययन विश्लेषण शैली विज्ञान का विषय है। शैली विज्ञान को कुछ विद्वान भाषा विज्ञान के अंतर्गत मानते हैं, कुछ लोग इसे आलोचना का एक अलग प्रकार मानते हैं। इस प्रकार शैली वैज्ञानिक आलोचना में शैली और विषय प्रधान होते हैं। शैली के अनेक भेद और उपादान होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है विषय। तात्पर्य यह कि विषय से शैली का संबंध सबसे अधिक घनिष्ठ होता है। शैली यद्यपि रचनाकार की अभिव्यक्ति है, वह कला पक्ष है, किंतु रचनाकार का काव्य कथ्य उनसे प्रभावित होता है, उसकी शैली भी उससे प्रभावित होती है। शैली विज्ञान आलोचना की एक नवोदित प्रणाली है। यह बात जितनी सत्य है उससे भी अधिक सत्य यह कथन है कि शैली विज्ञान आलोचना की प्राचीन प्रणाली नहीं अपितु एक नवोदित प्रणाली है। शैली विज्ञान में शब्द विन्यास पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, इसलिए शैली विज्ञान में शब्द विन्यास का भी विशेष महत्व है। कहाँ किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उचित शब्दों का चयन यदि आवश्यक है, उन शब्दों को उचित क्रम देना भी कम आवश्यक नहीं है। शब्दों का सुंदर विन्यास लेखन कला की दृष्टि से सुंदर होना चाहिए। शैली के विविध उपादान भी होते हैं। शैली के उपादान वे तत्व कहलाते हैं
जो शैली को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इन उपादानों की संख्या 4 मानी गई है। पहला, शैली का शिल्प, दूसरा शैली का व्यक्तित्व, तीसरा शैली और विषय, चौथा शैली और भाषा। शैली का शिल्प भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शैली और शिल्प में आधारभूत समानता होनी चाहिए। दोनों में ही रचना के अवयव अन्वित अर्थात क्रम के कौशल से स्थान पाते हैं। यह स्थिति सौंदर्य को उत्पन्न करने में सहायक बनती है। शैली से व्यक्तित्व की पहचान होती है। शैली और व्यक्तित्व एक दूसरे से जुड़ा होता है। साहित्यकार का व्यक्तित्व शैली में महत्वपूर्ण होता है। भारतीय और पाश्चात्य दोनों विद्वानों ने शैली और व्यक्तित्व की एक रूपता स्वीकार की है। शैली और विषय, रचना का विषय भी शैली को पर्याप्त प्रभावित करता है। शैली और भाषा, भाषा समाज की संपत्ति ही नहीं, सामाजिक अनिवार्यता भी है। व्यक्तिगत और सामाजिक सभी विषय, भाव और विचार भाषा के द्वारा ही विवेचित किए जाते हैं। इस प्रकार हमने आज देखा कि साहित्य अध्ययन की विभिन्न दृष्टियाँ अथवा साहित्य की आलोचना पद्धति, जिस पर मैंने 4 ऐसे पद्धति पर विचार किया: ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और शैली वैज्ञानिक। आज का यह वर्ग यहीं तक हम संपन्न करते हैं। फिर दूसरे दिन दूसरे विषय पर विचार करेंगे। धन्यवाद।